बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो इस पूरे ही चैप्टर को एक ही बार में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, यानी कि वन चैप्टर वन वीडियो। ठीक है, अगर आपने इस चैप्टर को पहले से पढ़ा हुआ है तो आपके एक तरीके से कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक्स और जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। अगर आप ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हो तो एक अच्छी खासी नोटबुक और एक पेन लेके बैठ जाओ। अब बहुत अच्छे आपके यहाँ पे नोट्स बनवा दूंगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और इस चैप्टर को देखने के बाद अगर आपके दिमाग में इस चैप्टर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन डाउट होता है, आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। और हाँ, अगर आप इंपॉर्टेंट नोट्स पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करो। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर अगर वो लिंक ओपन नहीं होता है तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो जीएसके 12th क्लास, इस तरीके से लिख दोगे तो इस तरीके का जो ग्रुप है वो आ जाएगा और उसे ज्वाइन करें। चलिए शुरुआत करते हैं इस चैप्टर। तो बेसिकली इस चैप्टर का नाम क्या है? सुरक्षा, यानी कि सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी का यहाँ पे मतलब सिंपल सा ये बताया गया है, खतरे से आजादी। देखिए, सिक्योरिटी हम किस लिए लेते हैं? ताकि हमें कोई खतरा ना हो, चाहे वो वॉचमैन हो, बैंक में कोई गार्ड हो गया। तो ऐसे ही बातें इसके अंतर्गत आती हैं। सुरक्षा का बुनियादी अर्थ क्या है? खतरे से आजादी। अब देखो, चाहे कोई व्यक्ति हो या फिर कोई देश हो, इनको हमेशा किसी न किसी प्रकार का खतरा बना ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल, जब भी आप घर से बाहर निकलते हो, जब भी आप दुकान पे जाते हो, जब भी आप ऑफिस जाओ, अस्पताल जाओ, स्कूल, कॉलेज या कहीं घूमने, आपको हर टाइम कुछ ना कुछ खतरे से कुछ ना कुछ खतरे बने ही रहते हैं। तो ऐसे में ये जो खतरे की एक व्यापक अवधारणा है कि हमेशा खतरे बने रहते हैं, इसको ना थोड़ा सीमित किया गया है। यानी कि हमेशा खतरे होते रहते हैं, ठीक है, लेकिन हम इसे थोड़ा सीमित कर देते हैं और यहाँ पे बताया गया कि केंद्रीय मूल्य को खतरा। अब ये केंद्रीय मूल्य क्या होते हैं एक देश के लिए और एक व्यक्ति के लिए, इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। अब देखो, सुरक्षा की अवधारणा ऐसा तो है नहीं कि सिंपल ये है कि खतरे से आजादी, ये तो इसका एक बुनियादी अर्थ है। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि लगभग 193 प्लस देश हैं अभी वर्तमान में, प्रेजेंट में, और जिसमें लगभग 7.5 से 8 अरब लोग रहते हैं। ऐसे में हर एक व्यक्ति की सुरक्षा की अवधारणा अलग हो गई। कैसे? अब मान लेते हैं कोई व्यक्ति हॉस्पिटल जा रहा है तो वो कहेगा कि मुझे हॉस्पिटल में जाते ही मेरा काम हो जाना चाहिए, ताकि जो मेरा मरीज है उसे किसी प्रकार की पीड़ा ना हो। कोई कहेगा कि मैं दुकान पे जा रहा हूँ तो इस रास्ते में मुझे किसी प्रकार का खतरा ना हो। कोई कहेगा कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ दूसरे देश में या फिर अपने दूसरे राज्य में अपने देश के, तो मैं वहाँ पे जाऊँ तो किसी प्रकार का वहाँ पे खतरा ना हो। तो ऐसे अलग-अलग व्यक्तियों की अपनी अलग-अलग अवधारणाएँ हैं। ठीक है? अब आगे डिस्कस करते हैं बेसिकली इसकी 2 अवधारणा। तो सुरक्षा की यहाँ पे 2 अवधारणाएँ बताई गई हैं। सबसे पहली अवधारणा है पारंपरिक। ठीक है? पारंपरिक अवधारणा, और एक दूसरी है अपारंपरिक अवधारणा। अब ये दोनों क्या हैं? इन्हीं के ऊपर आपका पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पे बेस्ड है। अब देखो, पारंपरिक अवधारणा यानी कि जो नॉर्मली रूप से चली आ रही है, जैसे इसमें 2 चीज़ों की बात की जाती है। सबसे पहली, बाहरी सुरक्षा, ठीक है? यानी कि किसी भी देश को बाहर से सुरक्षा, और दूसरी बात की जाती है आंतरिक सुरक्षा, यानी कि किसी भी देश की अंदर से सुरक्षा। अब ये जो आप देख रहे हो बाहरी सुरक्षा यानी कि राष्ट्रीय, इसका मतलब क्या है? तो इसमें सुरक्षा जो होती है वो हम करते हैं सैन्य खतरा या युद्ध, इससे करते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि देश के बाहर से किसी भी देश को क्या खतरा होता है? वो किसी प्रकार का सैन्य खतरा हो सकता है या फिर युद्ध वगैरह। अब इसको हम किस तरीके से निपट सकते हैं? तो निपटने के लिए हमें शक्ति संतुलन बनाना चाहिए, हमें गठबंधन करना चाहिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसे हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आया कि बाहरी सुरक्षा क्या है। उसके बाद आंतरिक, यानी कि देश के अंदर ही। अब देश के अंदर क्या हो सकता है? तो देश के अंदर अकाल, महामारी, बेरोजगारी, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, राजनीतिक हिंसा, जातीय हिंसा, प्राकृतिक आपदा, आंदोलन, ये सारी चीजें क्या होती है? देश के अंदर ही एक तरीके से देश को तोड़ने जैसा कार्य करती है। ठीक है, तो पारंपरिक में 2 चीजें आएंगी, देश से बाहर और देश से अंदर। अब बचा हमारा नंबर टॉपिक 2, अपारंपरिक। इसका मतलब क्या है? तो इसमें देखो, जो सैन्य खतरे हैं वो तो आते ही हैं, इसके साथ ही साथ ऐसे खतरे जो किसी
व्यक्ति के अस्तित्व को खतरा पहुँचाए, ठीक है? वो भी इसमें सम्मिलित होते हैं। अब ये कैसे खतरा पहुँचाते हैं, कैसे क्या चीज़ें होती हैं, इसे आगे डिस्कस करें। अब इस अपारंपरिक अवधारणा में ना सबसे पहला इसका जो प्राथमिक उद्देश्य होता है, जो लक्ष्य होता है सुरक्षा पहुँचाने का, वो होता है व्यक्तियों का। यानी कि व्यक्तियों की रक्षा अपारंपरिक अवधारणा में सबसे पहले आती है, उसके बाद राज्य की सुरक्षा। तो सुरक्षा की 2 अवधारणाएँ, पारंपरिक और अपारंपरिक। कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब एक-एक करके सबको डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि हमने देखा पारंपरिक अवधारणा। पारंपरिक अवधारणा यानी कि पहले हम बात करेंगे बाहरी सुरक्षा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में सिंपल सी बात है, क्या होता है? सैन्य खतरा या फिर युद्ध। अब सैन्य खतरे में इसका सबसे खतरनाक स्रोत क्या होगा? सैन्य खतरा या फिर युद्ध हो गया, तो इसका स्रोत क्या होता है? सिंपल सी बात है, देश में तो होगा नहीं। तो ये कहाँ से आता है? दूसरे मुल्क से आता है, दूसरे देश से आता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया की अगर हम बात कर लें, तो भारत और चीन के साथ में, भारत और पाकिस्तान के साथ में इतिहास में बहुत सारे युद्ध हो चुके हैं और वर्तमान में भी विवाद चल रहे हैं। तो ये सब क्या दर्शाते हैं? ये जो भारत है इसकी बाहरी सुरक्षा सुरक्षा को दर्शाते हैं। ठीक है? अब देखो बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई सैन्य हमला होता है या फिर युद्ध वगैरह होता है या फिर कोई धमकी दी जाती है, तो इसमें बेसिकली उस देश को अंदर ही अंदर तोड़ने की, राजनीतिक स्थिरता को खराब करने की, उनकी स्वतंत्रता की जो भावना है उसको ठेस पहुँचाने की, क्षेत्रीय अखंडता यानी कि क्षेत्र को तोड़ने की यहाँ पे बात की जाती है, जब भी कोई सैन्य हमले की धमकी देता है। अब सैन्य कार्यवाही से एक देश के जो सैनिक होते हैं, को भी हानि पहुँचती है, नागरिकों को भी हानि पहुँचती है, इवन उस देश की अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाती है। जैसा कि आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा होगा। जब सोवियत संघ ने 1979 से मतलब 1980 के दशक में उसने जब अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया था, तो उसकी अर्थव्यवस्था खत्म हो गई थी और फलस्वरूप 2 से 3 साल बाद ही उसका विघटन भी हो गया था। ठीक है? तो सैन्य हमले से एक उस देश की सेना, नागरिक, अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक हर एक तरीके से वो पिछड़ जाता है। ठीक है? अब ये कैसे किया जाता है? तो बेसिकली यहाँ पे होता है इस तरीके से कि आपने मूवीज़ वगैरह देखी होंगी, जिसमें कोई भी देश कुछ आतंकवादी आते हैं, कुछ कट्टर सोच वाले लोग आते हैं, वो नागरिकों को अगवा कर लेते हैं और फिर सरकार से अपनी बातों को मनवाने के लिए कहते हैं। जो कि शायद ये सरकार के लिए मानने बाध्य होगा, लेकिन मानने योग्य हो गया, लेकिन उन्हें मानना पड़ता है क्योंकि सर्वप्रथम वो ना अपने देश के नागरिकों की यहाँ पे रक्षा करते हैं। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में ये कुछ चीजें आपको याद रखें, ठीक है? अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें और यहाँ पे ऐड हो जाती हैं, जैसे कि बेसिकली जितनी भी ये सैन्य खतरे वगैरह की हम बात करते हैं कि सुरक्षा की अवधारणा में सैन्य खतरा सबसे बड़ा होता है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है हमारे पास ऐसी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था नहीं है, जो कि किसी भी देश पे ऐसे खतरे को रोक सके। यानी कि जिस प्रकार से एक देश को चलाने के लिए सरकार होती है, वो अपने देश के विवादों को सुलझाती है। उसी प्रकार से हमारे पास विश्व राजनीति में ऐसी कोई सत्ता, ऐसा कोई संगठन नहीं है, जो कि ऐसे मामलों को रोक सके। ठीक? अर्थात विश्व राजनीति में हर देश को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी। अब यहाँ पे आप कहोगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ यहाँ पे क्यों नहीं बताया? तो बेसिकली देखो संयुक्त राष्ट्र संघ का यहाँ पे क्या रोल है? वर्तमान में अपनी बनावट के अनुरूप संयुक्त राष्ट्र अपने सदस्य देशों का दास है। अर्थात संयुक्त राष्ट्र में उसके जितने भी संगठन हैं, उसमें कुछ गिने-चुने देश का ही बोलबाला है। अगर हम मानते हैं कि लगभग 193 प्लस देश हैं इसमें, तो लगभग इसमें से 8 से जो 10 देश हैं, उनके फैसले ही इसमें कार्यान्वित किए जाते हैं, बाकी को सुना भी नहीं जाता है इवन। और मोस्टली जो सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं, वही इसमें अपना ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 6 में देखा, ठीक है? तो यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि यूएनओ सुरक्षा के इस मामले में पूरी तरीके से यहाँ पे कुछ भी स्टैंड नहीं ले सकता, वो कुछ भी यहाँ पे कदम नहीं उठा पाता है। किसकी वजह से? उसके अपने जो ज़्यादातर अंशदान देने वाले देश हैं, उनकी वजह। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा में खतरा किससे होता है? दूसरे देश से। और कैसा? सैन्य खतरा हो सकता है, सैन्य हमला दिया जा सकता है, इस कार्यवाही से होता क्या है और एग्ज़ाम। और उसके बाद ये किस तरीके से जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है, ये सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत बाहरी सुरक्षा जो है,
इसके लिए खतरा है। चलिए आगे समझिए अब यहाँ पे अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है कि यदि किसी भी देश के साथ में किसी दूसरे देश का युद्ध हो जाए तो क्या करना चाहिए? बेसिकली जब हम मान लेते हैं इंडिया हो गया, ठीक है? वर्सेस पाकिस्तान, ठीक है? अगर इन दोनों के बीच में फॉर एग्ज़ाम्पल युद्ध हो भी जाता है, तो ऐसे में भारत की सरकार या फिर पाकिस्तान की जो सरकार है, इनके पास में क्या विकल्प होंगे? बेसिकली यहाँ पे 3 विकल्पों की बात की गई है आपकी किताब। सबसे पहला विकल्प तो देखो यहाँ पे ये रहेगा, आत्मसमर्पण करना। यानी कि सबसे पहला विकल्प है, मान लेते हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया पे हमला किया है, तो इंडिया सबसे पहले क्या होगा कि जो पहला यहाँ पे विकल्प है, वो ये कहता है कि कोई भी देश जब आक्रमण होता है, तो या तो सबसे पहले वो आत्मसमर्पण कर दे। दूसरा, बिना युद्ध किए मान ले, अर्थात जो दूसरे पक्ष की बात है, जो दूसरा देश उस देश पर कुछ भी करना चाहता है, तो उस पक्ष की बात मान ले। और तीसरा विकल्प ये है, युद्ध होने वाले नाश को इस हद तक बढ़ाया जाने का संकेत दे कि दूसरा पक्ष सहम कर हमला करने के बजाय हमला करने से बाज आए या युद्ध थम जाए, तो अपनी रक्षा करना ताकि हमलावर देश अपने मकसद में कामयाब ना हो सके और पीछे हट जाओ अथवा हमलावर को पराजित करो। देखो बेसिकली यहाँ पे 3 ही पॉइंट हैं, क्या-क्या? पहला तो ये है कि आप आत्मसमर्पण कर दो, दूसरा ये है कि बिना युद्ध के हार मान लो और तीसरा ऐसा ज़बरदस्त हमला करो कि उसे परास्त कर दो। ये 3 होते हैं विकल्प सरकार के पास, जब भी अगर कभी भी किसी देश के साथ में युद्ध हो जाए। अब यहाँ पे एक नीति आती है अपरोध की नीति। अब ये भाई अपरोध की नीति क्या है? तो अपरोध की नीति ये है, सुरक्षा नीति का संबंध बेसिकली इससे है, युद्ध की आशंका को रोकने में। यानी कि अपरोध क्या है बेसिकली? अपरोध एक ऐसा वर्ड है जिसे हम तब यूज़ करते हैं, जब युद्ध की जो आशंका है, उसे ही खत्म कर दिया जाए, उसे ही रोक दिया जाए, ठीक है? और युद्ध को सीमित रखने अथवा उसे समाप्त करने में इसका सहायक होता है और इसी को हम रक्षा भी कहते हैं, ठीक है? तो पारंपरिक धारणा के अंतर्गत अगर किसी भी देश के साथ में दूसरे देश का युद्ध हो जाए, तो उसके साथ 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प आत्मसमर्पण कर दो, दूसरा विकल्प बिना युद्ध किए उसकी बातों को मान लो, तीसरा विकल्प इतना भयंकर युद्ध लड़ो कि जिसने आपके ऊपर वॉर किया है, ठीक है? आपके ऊपर सेना लादी है, वो भागने के लिए मजबूर हो जाए। अब इसी में एक वर्ड आ जाता है अप्रोच। इसका मतलब ये है कि युद्ध की आशंका को रोको, समाप्त करो और इसी को रक्षा भी कहते हैं। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। अब यहाँ पे पॉइंट ये आ जाता है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा जो है, इसे आखिर हम मजबूत कैसे बना सकते हैं? ठीक है, यानी कि मान लेते हैं अगर हम पे किसी देश ने हमला कर भी दिया है, तो हम क्या कदम उठाएँ, जिससे कि हम मजबूत भी रहें और भविष्य में हम पे ऐसे हमले ना हों। तो यहाँ पे सबसे पहला तत्व, कुछ तत्व बताए गए हैं। पहला तत्व है शक्ति संतुलन। बेसिकली एक ताकतवर देश के पड़ोसियों को उससे हमेशा खतरा बना रहता है। अर्थात अभी के टाइम पे अगर हम माने तो इंडिया जो है, ठीक है? इंडिया सुनते जाना, अभी के टाइम पे इंडिया जो है, तो इंडिया के लिए बांग्लादेश कहता है, इवन नेपाल भी कहता है, इवन श्रीलंका भी, कि जो भारत है, वो हमारे बाज़ारों में, हमारी अर्थव्यवस्था में अप्रत्यक्ष तरीके से हस्तक्षेप कर। तो ऐसे में जो बड़े देश होते हैं उन्हें उनके जो छोटे-छोटे आस-पास के देश होते हैं, हमेशा उन्हें खतरा बना रहता है। क्योंकि जितने भी छोटे देश लगते हैं, जितने भी छोटे देश होते हैं उन्हें इस चीज़ का डर रहता है कि कभी भी कहीं पर वो उस पर हमला ना कर दे। इसीलिए छोटे-छोटे देशों को अपने आस-पास के जितने भी बड़े देश हैं, उनके साथ में अच्छा संबंध बनाना चाहिए और शक्ति संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है? अगर जितने भी देश हैं उन्हें अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाना है, आर्थिक और प्रौद्योगिकी ताकत भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सैन्य शक्ति का ही आधार बेसिकली अगर किसी भी देश को अपनी जो सैन्य ताकत है उसे बढ़ाना है, तो उसे सैन्य ताकत बढ़ाने के साथ-साथ आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करनी होगी, प्रौद्योगिकी की स्थिति काफ़ी मजबूत करनी होगी। क्योंकि जब आपकी आर्थिक प्रौद्योगिकी तकनीक मजबूत ही नहीं होगी, तो सिंपल सी बात है आपकी सैनिक शक्ति कैसे मजबूत होगी? तो शक्ति संतुलन में एक तो क्या हो गया कि पड़ोसी देशों के साथ में क्या करना चाहिए हमें? शक्ति संतुलन करना चाहिए। दूसरा, हमें अपनी सैन्य शक्ति जो है उससे काफ़ी अधिक बढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पे कोई भी देश जो अधिकतर कमज़ोर देश हैं, वो जब किसी बड़े देश के साथ में शक्ति संतुलन बिठाते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं,
तब जब तक वो एक तरीके से उसके बराबरी ना आ जाए या फिर कुछ समृद्ध ना हो जाए, उसके पास सैन्य शक्ति ना आ जाए, तब तक एक शक्ति संतुलन की जो प्रक्रिया है, वो चलती रहनी चाहिए। ठीक है? तो शक्ति संतुलन का तत्व क्या है? कंप्लीट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला तत्व कंप्लीट हो गया। दूसरा तत्व है गठबंधन बनाओ। अब ये गठबंधन बनाना क्या होता है? तो गठबंधन में बेसिकली कई देश सम्मिलित होते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स, आसियान, दक्षिण यूरोपीय संघ, नाटो, सीटो, सेंटो, ऐसे बहुत से संगठन हैं। इसमें क्या होता है कि कुछ देश मिलते हैं, ठीक है? और एक संगठन बनाते हैं। ये सैन्य हमलों को रोकने के लिए एवं उनसे रक्षा करने के लिए एक साथ मिलकर उठाए गए कदम थे। जैसे कि अभी वर्तमान की मैं बात करूं तो नाटो में लगभग 50 प्लस देश अभी वर्तमान में सम्मिलित हैं। ठीक है? अराउंड 40 से 50। तो नाटो का सिंपल सा एक कानून क्या है कि नाटो में सम्मिलित अगर किसी भी देश पे हमला होगा, तो नाटो के सभी देश मिलकर उस पे हमला करने वाले को पीटेंगे, है ना? तो यही चीज़ एक संगठन जब मतलब देश आपस में मिलके संगठन बनाते हैं, छोटे-छोटे देश, तो ये उन्हें शक्ति प्रदान करता है, ठीक है? गठबंधन से जो देश होते हैं उनकी ताकत यहाँ पे बढ़ती है। गठबंधन बेसिकली एक लिखित तौर पे होते हैं और इनमें ये चीज़ भी स्पष्ट होती है कि हमें आखिर किन देशों से खतरा है और कैसा खतरा है एवं कितना खतरा है। क्योंकि गठबंधन तो खैर तभी बनाया जाता है कि जब हमें पता चल जाए कि हमें खतरा किससे है और कितना है, ठीक है? आगे गठबंधन राष्ट्रीय हितों पर आधारित होते हैं, अर्थात गठबंधन राष्ट्रीय हित पर आधारित होते हैं। जैसे ही राष्ट्र हित बदलते हैं वैसे ही गठबंधन बदल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है? अब यूएसए क्या था? एक पूंजीवादी देश था, मतलब पूंजीवादी गुट था और यूएसएसआर एक साम्यवादी गुट था। तो जब तक इन दोनों ने अपने हितों को साधे रखा, समाजवादी जो साम्यवादी यूएसएसआर था, वो अपनी विचारधारा को अपने देशों में फैला रहा था, जो उसके गुट के थे। अब जो यूएसए था, वो पूंजीवादी विचारधारा को फैला रहा था। तो जो देश इसमें सम्मिलित हो रहे थे, वो उनके राष्ट्रीय हित थे। अब इन राष्ट्रीय हितों के अलावा एनएएम, नॉन अलाइज मूवमेंट, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन, जिसमें भारत और भी 5-7 देशों ने इसकी मिलकर स्थापना की थी। तो ये क्या है? ये इन राष्ट्रीय हितों से अलग-थलग था। ठीक है? तो ऐसे कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे आपको समझ में आई। तो जब भी किसी देश को, ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूँ, जब भी किसी देश को दूसरे देश से खतरा होता है, तो ऐसे में वो 2 कदम उठाता है। पहला क्या करता है कि शक्ति संतुलन बैठाता है दूसरे देश के साथ में जो उससे ताकत दे। दूसरा क्या उठाता है कि वो गठबंधन यहाँ पे बनाता है और अपनी स्थिति को काफ़ी मजबूत यहाँ पे बनाने की कोशिश करता है। ठीक है? आई होप आप ये समझ गए होंगे। तो सुरक्षा की जो पारंपरिक धारणा है, इसकी शुरुआत किस तरह से होती है? किसी भी देश को सैन्य खतरा होता है, सैन्य खतरे के क्या प्रभाव पड़ते हैं, एक उदाहरण हमने देखा। उसके बाद इसका कारण क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। अब किस तरीके से यूएनओ इसमें पूरी तरीके से अपना कार्य नहीं कर पाता है, अपना योगदान नहीं दे पाता है। अब जब किसी भी देश के साथ में किसी भी दूसरे देश का युद्ध हो जाए, तो कौन से 3 विकल्प हमारे सामने यहाँ पे उपलब्ध होते हैं? और उसके बाद कि हम अपनी सुरक्षा के लिए कौन-कौन से तत्व यहाँ पे उठा सकते हैं, कौन-कौन से तत्व यहाँ पे बना सकते हैं। तो एक शक्ति संतुलन है और एक दूसरा है गठबंधन। ये कुछ हाँ, तत्व हैं जो शक्ति संतुलन बनाने में मदद करते हैं। अब यहाँ पे इसी के अंतर्गत आ जाती है हमारी दूसरी अवधारणा। अभी देखो हमारी चल रही है सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणाएं। अभी हमने क्या समझा है कि जब देश को बाहर से कोई खतरा हो, अब हम समझेंगे जब देश को अंदर से ही खतरा हो, जैसे कि आंतरिक सुरक्षा। तो आंतरिक सुरक्षा किस क्या होता है इसमें? आंतरिक सुरक्षा बेसिकली ऐतिहासिक रूप से सरकारों का सरोकार अर्थात एक अहम कार्य बनी रही है, क्योंकि जब देश अंदर से सुरक्षित नहीं होगा, तो बाहरी देश खुद उसका फायदा उठा के यहाँ पे हमला करेंगे। तो ऐतिहासिक रूप से भी देशों को अंदरूनी तौर पे मजबूत बनाए रखना सरकारों का कार्य रहा। खतरा देश की सीमा के अंदर ही होता है। उदाहरण बहुत सारे हैं, बीमारी, आंदोलन, बेरोजगारी, सांप्रदायिक हिंसा, अलगाववाद, नक्सलवाद, जातीय हिंसा, राजनीतिक ऐसे इत्यादि। अब यहाँ पे समझो, पड़ोसी देशों से युद्ध और आंतरिक संघर्ष व नव स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा की सबसे बड़ी चुनौती होती है। अर्थात जब भी कोई नया देश बनता है, फॉर एग्जाम्पल हमने यूएसएसआर का लिया था। जब यूएसएसआर 1991 में विघटित हो गया, तब उससे जो 15 गणराज्य नए बने थे, जैसे कि
चेचन्या, दागिस्तान, यूगोस्लाविया, चेकोस्लाविया, तंजानिया, हर्ज़गोविन और भी बहुत सारे ऐसे थे। तो ये जब नव स्वतंत्र बने तो इनके सामने बहुत ही ज़्यादा आंतरिक संघर्ष देखने को मिलता है, ठीक है? और ये किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत। अब जैसे शीत युद्ध काल में क्या हुआ था, यूएसए और यूएसएसआर के अलावा जो तीसरी दुनिया के गुट गुट के लोग यानी कि गुट इनफेक्ट आंदोलन गुट जो थे, इनके सामने अंदरूनी तथा बाहरी पड़ोसियों से खतरा बना हुआ था। इनमें खुद ही गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। यानी कि जो एनएएम गुट के जो सदस्य देश थे, शीत युद्ध काल के यूएसए, यूएसएसआर ऐसे सभी देश उस समय के दौरान इनमें आंतरिक सुरक्षा एक तरीके से क्या था फैला हुआ था। जैसे कि यूएसए, यूएसएसआर ये अंदर ही अंदर सुरक्षा इनकी अंदरूनी सुरक्षा बनी थी, ठीक है? हालाँकि वो देश जो इसके बाद नव स्वतंत्र बने, उनमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य विकास इन सभी की एक बड़ी चुनौती हमें देखने को मिलती है। बेसिकली आंतरिक सुरक्षा में बस ये 2-3 चीज़ें आप याद रख लो, ये 3 चीज़ें, ठीक है? अब यहाँ पे जब आपको एग्ज़ाम्पल देना होगा, तब आप यूएसए और यूएसएसआर का एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, ठीक है? अब समझते हैं आगे पॉइंट। तो 1 सेकंड, अभी हमने क्या समझा है? हाँ, आंतरिक सुरक्षा क्या होती है ना? सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। अब हम समझेंगे सुरक्षा के पारंपरिक तरीके क्या होते हैं। तो बेसिकली देखो, सबसे पहला तरीका ये है कि हमें कम से कम हिंसा करनी चाहिए, यानी कि हमें हमले वगैरह जो है, युद्ध वगैरह वो कम से कम करने चाहिए। अगर हो भी तो सीमित हो। यहाँ पे एक संकल्पना दी गई है न्याय युद्ध की। अब ये न्याय युद्ध ज़रूरी क्या है? ये संकल्पना ये कहती है कि अगर किसी भी देश को अपनी आत्मरक्षा करनी है, अर्थात किसी देश ने उन पे हमला कर दिया है, तो अपनी आत्मरक्षा में वो हिंसा कर सकते हैं। दूसरा, अगर उनके नागरिकों को जनसंहार किया जा रहा है, साथ ही साथ जैसे यूएनओ है, तो यूएनओ ने कई देशों में ऐसे जनसंहार को रोकने के लिए, उपनिवेशवाद से उन्हें हटाने के लिए, पुर्तगाली से उन्हें आज़ाद कराने के लिए ऐसे संघर्ष किए थे। तो हम ये कहते हैं कि ऐसा न्याय युद्ध ज़रूरी है। लेकिन हमें ऐसा देखना चाहिए कि युद्ध संसाधन जो है, युद्ध जो हमारे पास हथियार हैं, इनका हम कम से कम एवं सीमित उपयोग करें जिसमें कि कम से कम लोगों को हानि पहुँचे। सर्वविमुख शत्रु अर्थात निहत्थे व्यक्ति अथवा आत्मसमर्पण करने वाले शत्रु पर वार ना करें। अर्थात सर्वविमुख शत्रु एक ऐसा व्यक्ति जो निहत्था हो, आपका शत्रु आपके सामने अगर निहत्था है, तो आपको उसे नहीं मारना चाहिए। दूसरा, आपका शत्रु यदि आपके सामने आत्मसमर्पण करता हो, तो भी आपको उसको नहीं मारना चाहिए। क्योंकि ये हमारे जो हिंसा का एक पहलू है, उसके अंतर्गत आता है। जब लगे कि हम ये हिंसा जितनी कर रहे हैं वो कम है, तब आप जो बल उपयोग है, अत्यधिक बल उपयोग ये कर सकते हैं। इसी के साथ ही साथ निशस्त्रीकरण, अस्त्र नियंत्रण, विश्वास की बहाली, ताकतवर देशों के कुछ हथियारों के उपयोग को कम अथवा उन्हें निरस्त करना। अर्थात देखो, सिंपल सी बात यहाँ पे ये कही गई है कि जब भी युद्ध हो, हमें सबसे पहले क्या करना है? कम से कम हिंसा करनी है। अगर हमें लगे कि हमें अपनी आत्मरक्षा करनी है, अपने नागरिकों को बचाना है, तब हम हिंसा कर सकते हैं। लेकिन हमें युद्ध संसाधन जितने भी हमारे हथियार हैं, उनका हमें मुख्यतः सीमित उपयोग करना चाहिए और कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसा हमारा शत्रु हमारे सामने निहत्था खड़ा हो, आत्मसमर्पण करने आया हो, हमें उसे नहीं मारना चाहिए। साथ ही साथ मुख्यतः जब हमें लगे कि हम शांति से वार्ता नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है? अभी हमारे साथ युद्ध करना ही चाहता है, तब हमें युद्ध करना चाहिए। अब जब युद्ध वगैरह हो जाए या अगर नहीं भी होता है, तो भी हमें क्या करना चाहिए? निशस्त्रीकरण अर्थात हमें हथियारों को कम करने पर बल देना चाहिए, हथियारों को खत्म करने पे बल देना चाहिए। हमें देशों के बीच में बहाली करनी चाहिए। जितने भी विकसित देश हैं, वो अपने हथियारों के बारे में, अपनी सेना के बारे में कुछ-कुछ जानकारी अपने पड़ोसी देशों को प्रोवाइड करें, ताकि उन्हें किसी प्रकार का कोई खतरा यहाँ पे ना रहे। तो ये है सुरक्षा की पारंपरिक तरीके। आगे देखते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करते हैं 1972 में जैविक हथियार संधि हुई थी, यानी कि BWC बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन कब हुआ था? 1972 में।
दूसरा हुआ था CWC केमिकल वेपन्स कन्वेंशन अर्थात रासायनिक हथियार संधि। ऐसे हथियार बनाना और रखना प्रतिबंधित करना। अर्थात हमने देखा कि निशस्त्रीकरण हो गया, अस्त्र नियंत्रण हो गया, इससे संबंधित कई संधियां हुई हैं। BWC है, CWC है। तो ऐसी संधियां हथियारों पर नियंत्रण लगाने के लिए काफी कामयाब सिद्ध हुई। लेकिन अब यहाँ पे एक अस्त्र नियंत्रण की बात आ जाती है। ठीक है, ये क्या है? ये बेसिकली निशस्त्रीकरण और एक है अस्त्र नियंत्रण। 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि ने अमेरिका और सोवियत संघ को बैलिस्टिक मिसाइलों की रक्षा कवच के रूप में इस्तेमाल करने से रोका। अर्थात जो अस्त्र नियंत्रण संधि हुई 1972 में, ये यहाँ पर इसी दौरान एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हुई अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में। और ये कहा गया कि ऐसी बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं, इनको रक्षा कवच के रूप में आप उपयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अमेरिका हो गया, सोवियत संघ हो गया, इसने अस्त्र नियंत्रण के लिए अपनी संधियों अपने आपस में बहुत सारी संधियां की हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने साल्ट यानी कि स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी की है, स्टार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी की है, एनपीटी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स ट्रीटी ये की है इन्होंने। तो इस तरीके से एक चीज हमेशा याद रखना कि बेसिकली अमेरिका और सोवियत संघ इन्होंने BWC CWC इस पे हस्ताक्षर किया था या नहीं किया था, इसके बारे में आपकी बुक में नहीं बता रखा है, क्योंकि इन्होंने क्या है कि इनके बारे में हमें जिक्र नहीं मिलता है यूएसए और यूएसएसआर का। तो हमें जिक्र किनका मिलता है? साल्ट, स्टार्ट, एनपीटी, क्योंकि ये इस इन्हीं काल के दौरान बनाई गई थी। तो बेसिकली सिंपल सी बात ये है कि पारंपरिक तरीकों में हमें क्या करना है? अस्त्र नियंत्रण करने हैं, जिसके लिए अस्त्रों को हमें खत्म करना है, जिसके लिए बहुत सारी संधियां की गई हैं, चाहे वो BWC हो, चाहे वो CWC हो, चाहे वो अस्त्र नियंत्रण हो, चाहे वो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि हो, चाहे वो यूएसए यूएसएसआर के बीच में साल्ट टू, स्टार्ट वन और एनपीटी ऐसी बहुत सारी संधियां हों। अब यहाँ पे और भी कुछ बातें कही जाती है, जैसे ये विश्व बहाली की प्रक्रिया अर्थात जब हमें देशों के बीच में समन्वय स्थापित करना है, तो हमें सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदता वाले देश सूचनाओं तथा विचारों के नियमित आदान प्रदान से फैसला करते हैं। अर्थात देशों के बीच में समन्वय को बढ़ाने के लिए सैन्य टकराव और प्रतिद्वंदता, सूचना, विचार, इन सभी के लिए हमें आपस में आदान प्रदान करना होगा। देश एक दूसरे को ये भी बता सकते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एक देश जिसको किसी देश से खतरा है, तो वो चाहता है कि इसे अच्छा महसूस हो, क्योंकि खतरा ना हो, तो उसे बता सकता है कि हमारे पास कितना सैनिक बल है, हमारे पास हथियार कैसे हैं, हमारे पास हम कौन-कौन से मिशन चलाने वाले हैं, हमारी आर्मीज़ कहाँ-कहाँ पर डिप्लॉय हैं, हम कौन कौन सा एक्शन लेते हैं, कहाँ से हथियार खरीदते हैं। ऐसी कुछ जब बातें देशों को दूसरे देशों को बढ़ा बताते हैं, तब क्या होता है यहाँ पे सुरक्षा जो है वो यहाँ पे काफ़ी अधिक बढ़ जाती है एक तरीके से, ठीक है? तो सुरक्षा के पारंपरिक तरीकों में सबसे पहले हमने क्या देखा कि सबसे पहले हमें क्या करना है? हिंसा नहीं करनी है, न्याय हम कर सकते हैं, युद्ध के संसाधन हमें सीमित करने उपयोग करना है, निहत्था आत्मसमर्पण जो व्यक्ति होगा उसे हमें नहीं मारना है, बल उपयोग यहाँ पे अंतिम उपाय होना चाहिए। निशस्त्रीकरण अस्त्र नियंत्रण के संबंध में बहुत सारी संधियां होती हैं, जैसे कि PWC 1972 में होती है, CWC 1992 में होती है। फिर अस्त्र नियंत्रण के तहत सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में 1972 में एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि होती है। इन तीनों ने मिलकर और भी कई सारी संधियां की हैं। साल्ट 2 है, सॉरी, हाँ साल्ट 2 है, स्टार्ट 1 है और एनपीटी है। साथ ही साथ विश्व बहाली के लिए और कुछ सूचना एक दूसरे के आपस में बीच में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि कोई खतरा यहाँ पे पैदा ना हो। तो इस वीडियो का एक सबसे बड़ा पार्ट पारंपरिक सुरक्षा एवं इसके तरीके, आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। ठीक है, कोई क्वेश्चन डाउट हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, ये हमारी आईडी है। चलिए अगले टॉपिक को समझते हैं। अगला टॉपिक है हमारा सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा। तो देखो पारंपरिक धारणा में क्या होता है? सैन्य खतरा होता है, देश के अंदर भी खतरा होता है, देश के बाहर से भी खतरा। सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा में क्या होता है? सैन्य खतरे तथा जो मानवीय अस्तित्व पर चोट पहुंचाने वाले खतरे होते हैं वो भी सम्मिलित होते हैं। अब धीरे धीरे करके इस चीज को एक्सप्लेन करें। देखो यहाँ पे क्या होता है, पारंपरिक अपारंपरिक धारणा में नागरिकों की जो सुरक्षा है उसे हमेशा राज्य की सुरक्षा से बढ़कर माना जाता है। इस सुरक्षा की धारणा के अंतर्गत यहाँ पे सुरक्षा के बेसिकली 3 तत्व को बताए गए हैं अपारंपरिक धारणा में, कि हमें किन किन
चीज़ों को सुरक्षा देनी है, हमें किन-किन खतरों से सुरक्षा देनी है एवं सुरक्षा के कौन-कौन से तरीके होंगे। तो अपारंपरिक सुरक्षा की धारणा में 3 तरीके बताए जाते हैं, किन चीज़ों से सुरक्षा, किन खतरों से सुरक्षा और किस तरीके से सुरक्षा। तो यहाँ पे देखो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ राज्य ही या फिर सिर्फ राज्य ही नहीं, यानी कि राज्यों के साथ-साथ व्यक्तियों, नागरिकों, समुदायों को एवं समूची मानवता को ही सुरक्षा की ज़रूरत है। इसी कारण हम ये जो अपारंपरिक धारणा है, इसे कहते हैं मानवता की सुरक्षा। अगर आपसे पूछा जाए कि मानवता की सुरक्षा क्या है? तो मानवता की सुरक्षा के अंतर्गत राज्य के साथ-साथ नागरिक, समुदाय, हर एक व्यक्ति को, पूरे समूची मानव जाति को सुरक्षा की ज़रूरत होती है। इसी को अपारंपरिक धारणा भी कहते हैं, इसी को मानवता की सुरक्षा भी कहते हैं अथवा इसे ही हम विश्व रक्षा भी कहते हैं। तो अपारंपरिक धारणा को मानवता की सुरक्षा और विश्व रक्षा ये भी यहाँ पे कहा जाता है। ठीक है? भूक्षेत्र और संस्थाओं सहित राज्य का दायरा बढ़ने लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे बेसिकली देखो, जो मानवता की सुरक्षा है और जो राज्य की सुरक्षा है, ये हमेशा एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अर्थात राज्य और एक पर्टिकुलर मानव, इनके बीच का एक जो सुरक्षा गठबंधन है, गठबंधन तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि सुरक्षा के जो तरीके हैं, वो एक दूसरे के पूरक होने चाहिए। अब ये यहाँ पे जो सरकार है, इसका प्राथमिक लक्ष्य ये बनता है कि हमें व्यक्तियों की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन मतभेद यहाँ पे ये बनता है कि आखिर हम व्यक्ति को किन खतरे से और किन-किन व्यक्ति को हम बचाएँ, ठीक है? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत क्या-क्या बातें आती हैं? सबसे पहला इसमें ये बताया जाता है, नागरिकों से ज़्यादा जो सॉरी राज्यों से ज़्यादा नागरिकों की सुरक्षा की बात की जाती है। मुख्यतः इसमें 3 तत्व होते हैं, नागरिकों को किन चीज़ों से सुरक्षा देनी है, किन खतरों से सुरक्षा देनी है और सुरक्षा के यहाँ पे तरीके क्या होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो मानवता की सुरक्षा है या फिर विश्व सुरक्षा है, ये क्या होती है? और साथ ही साथ मानवता की सुरक्षा और राज्य सुरक्षा एक-दूसरे के पूरक कैसे होते हैं, इनका प्राथमिक लक्ष्य व्यक्ति की सुरक्षा होता है। लेकिन मतभेद ये है कि रक्षा के तरीके और वो खतरे कौन-कौन से, ठीक है? आगे समझते हैं अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे बेसिकली किन-किन तरीकों से किस-किस प्रकार की सुरक्षा देनी चाहिए, इसके लिए संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व महासचिव, क्योंकि वर्तमान में तो एंटोनियो गुटेरेस हैं। एंटोनियो गुटेरेस से पहले कोफी अन्नान के शब्दों में अगर हम कहें, तो ऐसे परोकारों का आशय होता है व्यक्तियों और समुदायों को अंदरूनी खून-खराबा से बचाना। अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव कोफी अन्नान के शब्दों में कहें, तो पारंपरिक अवधारणा के विपरीत जो अपारंपरिक धारणा है, इसमें व्यक्तियों को और समुदायों को जो अंदरूनी खून खराबा है उससे बचाना है। जैसे कि खतरों की सूची में अकाल, महामारी, आपदाएं ये सभी सम्मिलित होती हैं। मानवता की रक्षा के लिए व्यापकम नजरिए अर्थात अभाव से मुक्ति और भौत से मुक्ति पर बल दिया गया। अर्थात यहाँ पे ये कहा गया है कि जो व्यक्ति हैं, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई अभाव नहीं होना चाहिए एवं उन्हें हर एक भय से मुक्ति मिलनी चाहिए। ये अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत आता है। अब कुछ यहाँ पे विश्वव्यापी खतरे होते हैं, जैसे कि वैश्विक ताप वृद्धि है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है, एड्स, महामारियां, बर्ड फ्लू। इन सभी के मद्देनजर मद्देनजर 1990 के दशक में विश्व सुरक्षा की धारणा उभरी कि ऐसे खतरों से हमेशा कोई एक देश नहीं लड़ सकता है, इसे हमेशा एक साथ मिलकर लड़ना होगा। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, विश्व सुरक्षा। तो अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत जो विश्व सुरक्षा क्या है, आई होप आपको कंप्लीटली यहाँ पे समझ में आ गई होगी। ठीक है? अब आप ये कहोगे कि चलो हम ये मान लेते हैं कि विश्व सुरक्षा में वैश्विक तापवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स या महामारी ये सम्मिलित हो जाती है। कोई एक एग्जाम्पल दो। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि अगर हम भारत के आसपास के एरिया की बात करें, तो यदि वैश्विक ताप वृद्धि से अगर भारत के आसपास का जो समुद्र तल है वो 2 मीटर भी अगर ऊंचा उठ जाता है, 2 मीटर भी अगर ऊंचा उठता है, तो बांग्लादेश का लगभग 20% हिस्सा और पूरा मालदीव और थाईलैंड की 50% आबादी पानी में ही डूब जाएगी। इसीलिए ऐसी जो वैश्विक तापवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, एड्स, महामारियां, बर्ड फ्लू, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनसे कोई एक देश नहीं लड़ सकता।
बहुत सारे देशों को एक साथ आने की ज़रूरत है। तो ये अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत यहाँ पे आता है, ठीक है? तो सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत क्या-क्या चीज़ें आती हैं, कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, नागरिकों की सुरक्षा को राज्य की सुरक्षा से बढ़ के माना जाता है। 3 तत्व होते हैं, किन चीज़ों से सुरक्षा करनी है, किन खतरों से करनी है और तरीके क्या होंगे, ठीक है? अब यहाँ पे अवधारणा पड़ती है मानव की रक्षा और विश्व रक्षा और साथ ही साथ ये दोनों ही एक-दूसरे के पूरक होने चाहिए, जो कि मुख्यतः होते भी हैं। इनका लक्ष्य एक ही होता है कि व्यक्तियों की हम रक्षा कैसे करें और इसको लेके हमेशा मतभेद भी बने रहते हैं। तो यहाँ पे बात आ जाती है, जो महासचिव कोफी अन्नान है, इनके द्वारा क्या कहा गया है, संयुक्त राष्ट्र के भूतपूर्व जो महासचिव थे, तो इनके द्वारा ये कहा गया कि व्यक्तियों और समुदायों के अंदरूनी खून खराब से ही रक्षा करना। अब इसमें अकाल, महामारी, आपदा ये सभी सम्मिलित हो जाती हैं। साथ ही साथ नागरिकों को अभाव से मुक्ति यानी कि उनके पास खाने-पीने तक का सब पूरा मटेरियल होना चाहिए ताकि वो जीवन जी सकें। भय से मुक्ति किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति को उन्हें कोई डर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे विश्वव्यापी खतरे आ जाते हैं और एक एग्जाम्पल हमने देखा वैश्विक ताप वृद्धि के बढ़ने। अब सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के अंतर्गत कुछ सुरक्षा के यहाँ पे नए खतरे हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। कौन कौन से खतरे उपस्थित होते हैं? तो सबसे पहला खतरा है यहाँ पे बेसिकली दो पक्षों का। एक तो मानवता की सुरक्षा का और एक विश्व सुरक्षा। मानवता की सुरक्षा में मानव को बेरोजगारी, अकाल, महामारी, प्राकृतिक आपदा, आंदोलन इन सभी से सुरक्षा मिलनी चाहिए। अब विश्व की सुरक्षा, इसमें अकाल, महामारियां, आतंकवाद, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन ये सभी वैश्विक लेवल पे व्यक्तियों को सुरक्षा देने की यहाँ पे बात करता है, ठीक है? खतरे के नए स्रोत के रूप में यहाँ पे हमारा सबसे पहला पॉइंट आ जाता है आतंकवाद। आतंकवाद बेसिकली क्या होता है, एक तरीके से ये एक राजनीतिक खून खराबा होता है, ठीक है? कैसे? तो सरकार की नीतियों के खिलाफ अपनी देखो, आतंकवाद को एक तरीके से कह सकते हैं कि जन्म कैसे मिलता है, वो बढ़ावा कैसे मिलता है, इसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं कह सकता है, क्योंकि ये हर बार हमेशा बदलते रहते हैं। अब आतंकवाद में होता क्या है कि बेसिकली ये किसके खिलाफ किया जाता है, एक तो सरकार की नीतियों के खिलाफ, अपनी मांगों को मनवाने के लिए, तथा कई बार जानबूझकर भी और बिना किसी कारणवश नागरिकों को अपना निशाना बनाया जाता है और सरकार को विवश किया जाता है कि देखो तुम कितने कमजोर हो और हम कितने मजबूत। बेसिकली आतंकवाद एक ऐसा राजनीतिक खून खराबा होता है जिसमें सरकार की कभी-कभी नीतियों के खिलाफ भी, कभी-कभी ये आतंकवादी अपनी मांगों को मनवाने के लिए, कभी-कभी अपने मनोरंजन के लिए और कभी जानबूझकर या फिर बिना किसी कारण जनता को मारते हैं और सरकार में अपना एक तरीके से खौफ पैदा करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि विमान अपहरण हो गया, भीड़ वाली जो जगह हैं जैसे कि रेलगाड़ी, होटल, बाजार, अन्य जगहों पर बम लगा दिए। आपने ऐसी चीज़ें मूवीज़ में भी देखी जो स्लीपर सेल्स वगैरह होते हैं इन सभी के बाद। तो ये सभी क्या होते हैं, ये आतंकवाद को बढ़ावा देने के टेक्निक्स होते हैं। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है 11 सितंबर 2001 का, हमें पता है आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला बोला था, ठीक है? अभी आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा होगा। तो यहाँ पे आपको चीज़ समझ में आ गई कि आतंकवाद से आप यहाँ पे क्या-क्या समझते हैं, ठीक है? तो आतंकवाद सबसे पहला है जिसे हम राजनीतिक खून खराबा कहते हैं, खतरे के नए स्रोत के रूप में। आई होप आपको कंप्लीट सारी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे स्रोत आ जाता है महामारी। महामारी कैसे कोई वैश्विक खतरा है? तो देखो चाहे एचआईवी हो, एड्स, बर्ड फ्लू, सर्स ऐसी बहुत सारी महामारियां हैं जो कि प्रवास की वजह से, व्यवसाय की वजह से, पर्यटन की वजह से, सैन्य अभियानों की वजह से एक देश से दूसरे देश में तेजी से फैली। फॉर एग्जाम्पल अभी जो पैंडेमिक चल रहा है हमारा, वो किसी वजह से फैला था? पर्यटन की वजह से, टूरिज्म की वजह से फैला, ठीक है? लगभग 2003 तक दुनिया में 4 करोड़ लोग, 2003 की बात हो रही है, 2022-23 का डाटा तो बहुत ज़्यादा हो गया। 2003 तक लगभग 4 करोड़ लोग एचआईवी, एड्स ये सभी से संक्रमित, ठीक है? एबोला वायरस, हंटा वायरस, हेपेटाइटिस वायरस, ऐसे बहुत से वायरस, बहुत सी महामारियां हैं जिनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त नहीं है और उनके बारे में हम औषधि भी नहीं बना पाए। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां जैसे टीबी, मलेरिया, डेंगू बुखार, हैजा, ये ऐसी बीमारियां जिनके लिए हमने एंटीबायोटिक बना लिया है। तो वो महामारियां जिनके बारे में नॉलेज नहीं है, जिनका एंटीबायोटिक अभी नहीं बनाया गया है, वो विश्व के सामने एक बहुत बड़े खतरे के रूप में यहाँ पे उभर रहे हैं।
ठीक है? तो महामारी किस तरीके से खतरे का एक नया स्रोत है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? यहाँ पे अगला पॉइंट आ जाता है हमारा वैश्विक निर्धनता, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। तो अभी अगर हम वर्तमान की बात करें, तो विश्व की लगभग 760 करोड़ करोड़ जनसंख्या वर्तमान की, जिसमें से 50% मात्र 6 देशों में कौन-कौन सी? भारत, चीन, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। टोटल इन 6 देशों में विश्व की लगभग आधी आबादी रहती है। अनुमान है कि अगले 50 सालों में दुनिया के सबसे गरीब देशों की जनसंख्या 3 गुना बढ़ेगी। अर्थात ऐसे देश जो गरीब देश हैं, ठीक है, वर्तमान में, उनकी जनसंख्या आने वाले 50 सालों में तिगुनी तरीके से, यानी कि अगर उनके यहाँ पे हर साल 100 बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है, और हर साल मतलब टोटल उनकी गिनती अगर यहाँ पे मान लूँ मैं 10,000 है, तो यहाँ पे कितने हो गए? 10,000 100 हो गए। ऐसे-ऐसे 50 तक आते-आते 10,000 सॉरी 15,000 तक ये आंकड़ा पहुँच जाएगा। अगर ये 50 सालों में इस तरीके से बढ़ता रहेगा तिगुनी तरीके से, है ना? ये चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से समझनी है। लेकिन जो अमीर देश रहेंगे, जो विकसित देश रहेंगे, उन्हें जनसंख्या वृद्धि दर को कम करने के तरीके पता होंगे, जागरूक भी होंगे, तो इसलिए इनकी जनसंख्या घटेगी। तो इससे निर्धनता और अमीरी दोनों पर ही प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि हम अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करें, तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, नियंत्रण, संसाधनों का उचित बंटवारा, रोजगार के बेहतर अवसरों की वजह से ये काफी विकसित है। दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि क्या है? अनियंत्रित है। अर्थात उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे क्या कहता है, उससे पहले पहला पॉइंट, वैश्विक निर्धनता बेसिकली यहाँ पे क्या दर्शाता है, जहां पे जनसंख्या अधिक होगी वहां पे वैश्विक निर्धनता अधिक फैलेगी, जहां पे जनसंख्या कम है वहां पे अमीरी आएगी। अब यहाँ पे बताया गया कि विश्व के ऐसे 6 देश हैं जहां पे जनसंख्या अधिक है, और आने वाले कुछ 50 सालों के अंदर ही जो गरीब देश हैं, विकासशील देश हैं, उनकी जनसंख्या अधिक तेजी से बढ़ेगी, वो और ज्यादा गरीब होंगे, और जो विकसित देश हैं उनकी जनसंख्या तेजी से घटेगी, वो और ज्यादा अमीर होंगे। इसी संदर्भ में उत्तरी गोलार्ध की बात की गई है, जहाँ पे जनसंख्या नियंत्रित है, वहां पे संसाधनों का उचित बंटवारा किया जाता है, रोजगार के बेहतर अवसर है। लेकिन वही दक्षिणी गोलार्ध है, जहाँ पे जनसंख्या अनियंत्रित है, संसाधनों पर अधिक दबाव है, बेरोजगारी है, तो इसकी वजह से क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में निर्धनता बढ़ेगी, सॉरी दक्षिणी गोलार्ध में निर्धनता बढ़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में निर्धनता घटेगी। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे समझ में आनी। उत्तरी गोलार्ध में निर्धनता क्या है? शून्य होती जाएगी, और दक्षिणी गोलार्ध में बढ़ती जाएगी। वैश्विक निर्धनता के बारे में आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आगे देखो यहाँ पे कुछ आंकड़ों के बारे में, जैसे कि बेसिकली अप्रवासी, यहाँ पे कुछ शब्दों के बारे में आपके बुक में बताया गया है, आपको बता देता हूँ। अप्रवासी, तो अप्रवासी क्या होते हैं? ये अपनी मर्जी से अपना स्वदेश छोड़ते हैं, ले और यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी देश की अपनी यहाँ पे कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उन्हें वो स्वीकार करे या ना करे, ये उनकी मर्जी है। लेकिन जो शरणार्थी होते हैं, ये युद्ध के समय, प्राकृतिक आपदा, महामारी, राजनीतिक उत्पीड़न, इनकी वजह से इन्हें मजबूरन अप्रवास करना पड़ता है, और इनको स्वीकार करने की जिम्मेदारी प्रत्येक देश की होती है, जहाँ पे भी ये जाएंगे उन्हें इन्हें स्वीकार करना पड़ता है। जैसे कि 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो बांग्लादेश से बहुत सारे बांग्लादेशी भारत में आए थे, और मोस्टली जब वो असम में जाके बस गए थे, जिसकी वजह से वहाँ की संस्कृति, बाजार, त्योहार, हर एक चीज को खतरा पहुंच रहा था। तो अप्रवासी क्या होते हैं? जो अपनी मर्जी से छोड़ देते हैं देश को और दूसरे देश में जाके रहते हैं। अब दूसरे देश की मर्जी, सरकार की मर्जी है, उन्हें अपनाए या ना अपनाए। लेकिन शरणार्थी क्या होते हैं? जो युद्ध, प्राकृतिक आपदा, महामारी की वजह से उन्हें मजबूरन छोड़ना पड़े, और प्रत्येक देश की जिम्मेदारी है कि उन्हें स्वीकार किया जाए। आंतरिक रूप से विस्थापित जन, अर्थात जो लोग अपना घर बार छोड़ चुके हों, परंतु वे राष्ट्रीय सीमा के अंतर्गत ही रहते हैं। अर्थात ऐसे लोग जिन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया हो, या फिर मजबूरन छोड़ना पड़ गया, और वो अभी भी वर्तमान में देश की सीमा के अंतर्गत ही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आंतरिक रूप से विस्थापित जन। जैसे कि 1990 के दशक में हिंसा से बचने के लिए कश्मीरी घाटी से छोड़कर जो कश्मीरी पंडित थे, उन्हें भारत के अन्य क्षेत्रों में जाके बसना पड़ा था। ये किसका उदाहरण है? आंतरिक रूप से विस्थापन जन का उदाहरण। तो वैश्विक निर्धनता किस तरीके से एक नया यहाँ पे खतरा बनती है? पहले हमने देखा जनसंख्या कहाँ कितनी रहती है,
एक अनुमान देखा, उत्तरी गोलार्ध के देश काफी विकसित है, जनसंख्या कम रहेगी, निरंतरता कम रहेगी। दक्षिण गोलार्ध में जनसंख्या अधिक बढ़ेगी, निरंतरता अधिक बढ़ेगी। और उसके बाद अप्रवासी क्या होते हैं, शरणार्थी क्या होते हैं, आंतरिक रूप से विस्थापित जिन क्या होते हैं, और इनका एक सहारा। वैश्विक निरंतरता कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा अगला पॉइंट, मानवाधिकार। मानवाधिकार को बेसिकली हम 3 कोटियों में रखते हैं। कौन कौन सी कोटि हैं? तो यहाँ पे हमारी पहली कोटि ये है राजनीतिक अधिकारों की, जैसे कि अभिव्यक्ति और सभा करने की। तो मानवाधिकार के तहत व्यक्तियों को अभिव्यक्ति और सभा करने की आजादी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वो किसी देश को ही उल्टा सीधा कह सके। दूसरी कोटि क्या है? दूसरी कोटि में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की यहाँ पे बात की जाती है। तीसरी कोटि क्या है? तीसरी कोटि में उपनिवेशीकृत जनता, यानी कि ऐसी जनता जो शासित हो, अथवा जातीय और जो मूल निवासी होते हैं अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि, यानी कि उपनिवेशीकृत जनता, जातीय और मूल निवासी अल्पसंख्यक, इनके अधिकार इसके अंतर्गत आते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1990 के दशक में कुछ घटनाओं में, जैसे कि रवांडा में जनसंहार हुआ था, कुवैत पर इराक ने हमला किया था, पूर्वी तिमोर ने इंडोनेशियाई सेना को रक्तपात के कारण बहस हुई कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार की हनन की स्थिति में हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं, इसके ऊपर मतभेद चल रहा है। अर्थात 1990 के दशक में ये जो 3 कोटियों में मानवाधिकार रखे गए, इनका उल्लंघन हुआ था। जैसे कि रवांडा में जनसंहार हुआ तब उल्लंघन हुआ, कुवैत पर जब इराक का आक्रमण हुआ तब उल्लंघन हुआ, पूर्वी तिमोर में इंडोनेशिया सेना के रक्तपात से जो बहस हुई कि उसका ये का भी उल्लंघन हुआ। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझ में आई होंगी। तो खतरे के नए स्रोत के रूप में, आई होप आपको ये चीजें यहाँ पे अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा, सबसे पहले हमने आतंकवाद देखा था। हाँ, ये रहा। सबसे पहले हमने क्या देखा है यहाँ पे, आतंकवाद। और उसके बाद हमने देखा है यहाँ पे महामारी। देन हमने थर्ड देखा है यहाँ पे वैश्विक निर्धनता, और इसी में हमने देखा है दूसरा पॉइंट। और देन फिर हमने देखा सबसे आखिरी, जो कि है मानवाधिकार। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। ठीक है, अब समझते हैं अपना अगला टॉपिक, जो कि है सहयोग मूलक सुरक्षा। बात क्या है भाई? तो देखो, जितनी भी अपारंपरिक खतरे होते हैं, उनसे लड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? आपसी सहयोग। क्योंकि सैन्य खतरा हमें किसके लिए चाहिए होता है? आतंकवाद से लड़ने के लिए, या फिर मानवाधिकारों की बहाली के लिए, या फिर देश में कोई सैनिक विद्रोह होगा, या फिर दूसरे देश से सैन्य खतरा है, इसके लिए हमें चाहिए होता है। लेकिन देश के अंदरूनी खतरों के लिए हमें क्या चाहिए? आपसी सहयोग। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सहयोग से कुछ रणनीतियां तैयार की गई, जैसे कि गरीबी मिटाने के लिए क्या? तेल, बहुमूल्य वस्तुओं की आपूर्ति करो, अप्रवासी और शरणार्थियों की आवाजाही का प्रबंध करो, साथ ही साथ महामारियों का यहाँ पे नियंत्रण किया जाए। ठीक है, अब जो सहयोग है, यानी कि जो रणनीतियां तैयार की गई, रणनीतियां किस लिए तैयार की गई हैं? ताकि गरीबी मिटाई जा सके, तेल, बहुमूल्य वस्तुएं, इन सभी की आपूर्ति को बढ़ाया जा सके, अप्रवासी हो गए, शरणार्थी हो गए, इनकी आवाजाही का प्रबंधन आसानी से किया जा सके, और महामारी का नियंत्रण भी आसानी से किया जा सके। तो ऐसे में यहाँ पे द्विपक्षीय सहयोग की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कि क्षेत्रीय, महादेशीय, वैश्विक स्तर का हो सकता है। अर्थात जो सहयोग है वो द्विपक्षीय है। कैसा द्विपक्षीय? यानी कि दो देशों के बीच में हो सकता है, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र के लिए हो सकता है, एक देश का अन्य देशों के लिए हो सकता है। अर्थात सभी देशों का सभी देशों के लिए ये जो सहयोग है वो हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ बातें आ जाती हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो संस्थाएं हैं, वो इसमें अपना एक अहम योगदान निभाती हैं। कैसा योगदान भाई? देखो, जितने भी जो सहयोग मूल्य सुरक्षा के अंतर्गत जिस आपसी सहयोग की हम बात कर रहे हैं, इसमें पर्टिकुलर एक देश का दूसरे देश का, एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र का, एक देश का कुछ 2-4 देशों के साथ में, एवं सभी देशों का सभी देशों के साथ में जो सहयोग है, वो यहाँ पे बनता है। अब ये किस लिए बनेगा? तो भाई गरीबी मिटाने के लिए, तेल, बहुमूल्य वस्तुएं, इनकी आपूर्ति के लिए, कभी अप्रवास करना पड़ गया, शरणार्थी रूप में किसी देश के शरणार्थी को जाना पड़ गया, तो उनके प्रबंधन के लिए, महामारी के नियंत्रण के लिए। तो ऐसे में कुछ बहुत सी एजेंसियों के साथ में आपसी सहयोग को काफी ज्यादा बढ़ावा दिया जाता है। कौन कौन सी एजेंसियां हैं? तो जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन,
विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। अब स्वयंसेवी संगठन भी इसमें आ जाते हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, रेड क्रॉस, निजी संगठन, दानदाता संस्थाएं, चर्च, धार्मिक संगठन, मजदूर संगठन, सामाजिक, ये सभी आ जाते हैं। अब इसमें कुछ जानी मानी हस्तियां भी आती हैं। नेल्सन मंडेला जो कि अफ्रीका के रंगभेदी की नीति से संबंधित हैं, और मदर टेरेसा जिन्होंने महिलाओं के लिए कार्य किए, शिक्षा के लिए कार्य किए थे। तो ऐसी चीजें आपको याद रखनी कि सहयोग अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत अहम होता है, और देश के लिए भी। अगर सहयोग जो है वो एक क्षेत्र के लिए हो, एक पक्ष के दूसरे पक्ष के लिए हो, दो देशों के बीच में हो, विभिन्न देशों के बीच में हो। अब ये बहुत तरीके से होता है। कई बार ये अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के माध्यम से होता है, स्वयंसेवी संगठन के माध्यम से होता है, या फिर कुछ जानी-मानी हस्तियों के माध्यम से। तो सहयोग मूल्य सुरक्षा का ये कुछ यहाँ पे पहले निकल के आता है। लेकिन अगर सुरक्षा के बाद भी, यानी कि आपसी सहयोग के बाद भी यहाँ पे बात ना बने, तब यहाँ पे हमें लास्ट स्टैंड उठाना चाहिए, वो है अंतिम उपाय, बल उपयोग। अर्थात अपनी ही जनता को जो सरकार मार रही हो, अथवा सरकार महामारी के टाइम पे, गरीबी, प्राकृतिक आपदाओं के टाइम पे जो सरकार अपने नागरिकों के खिलाफ खड़ी ना हो, मतलब नागरिकों के साथ में खड़ी ना हो, उसे सामूहिक रूप से बल प्रयोग किया जा सकता है उसके ऊपर। यानी कि कोई जनता यदि अपने नागरिकों को जानबूझ के मार रही है, उन पर कुछ विपत्ति आई है, तो नागरिकों के साथ खड़ी नहीं हो रही है, उसने मुँह मोड़ लिया सरकार ने, तो ऐसे में ये जितने भी संगठन हैं, जितने भी ये स्वयंसेवी संगठन हैं, ये सभी मिलकर उस सरकार के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। इवन अगर जरूरत पड़े तो उसके खिलाफ बल प्रयोग भी आप कर सकते हो। जैसा कि जो अमेरिका ने इराक ने जब कुवैत पर आक्रमण कर लिया था, तो इसके लिए अमेरिका द्वारा जो नीति चलाई गई थी वो भी इसका एक हिस्सा मानी गई। तो सहयोग मूलक सुरक्षा क्या है? आई होप आपको ये कंप्लीटली समझ में आ गया। ठीक है? सहयोग मूल्य सुरक्षा के ये कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखने। आई होप आप ये पॉइंट इजीली तरीके से अच्छे समझ गए होंगे। ठीक है? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला टॉपिक देखते हैं। अब ये है भारत के संदर्भ में। तो भारत की सुरक्षा की रणनीतियां हम यहाँ पे डिस्कस करें। बेसिकली भारत को पारंपरिक, यानी कि पारंपरिक धारणा अर्थात सैन्य खतरा भी है, अपारंपरिक यानी कि प्राकृतिक आपदा, संघर्ष, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये इन चीजों से भी इसे खतरा है। तो अब इसके लिए, या अर्थात सीमा के अंदर से भी इसे खतरा है और सीमा के बाहर से भी खतरा है। तो भारत ने इन सभी खतरों से आजादी पाने के लिए अपनी सुरक्षा को मजबूत करते हुए इसने टोटल अपनी सुरक्षा नीति के 4 घटक बताए। कौन-कौन से? तो इसमें इसकी सुरक्षा नीति का जो सबसे पहला घटक है, वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि भारत को सैन्य क्षमता मजबूत करनी होगी। क्यों भाई? क्योंकि भारत पर मुख्यतः इसके जो पड़ोसी देश हैं, वो हमला करते रहते हैं। तो ऐसे में भारत को अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत बनाना चाहिए ताकि वो उनका मुँह तोड़ जवाब दे सके। ठीक है? जैसे कि पाकिस्तान ने 1947, 8 में 1965, 71, 99 और चीन ने 1962 में भारत पर आक्रमण किया था, जिसमें भारत कई बार जीता भी, भारत कई बार हारा। तो इसीलिए भारत को अपनी सैन्य क्षमता को और मजबूत बनाना चाहिए। इसी कड़ी में अपनी सुरक्षा को मजबूत करते हुए भारत ने 1998 में अपना सफल परमाणु परीक्षण किया, और अब भारत के पास में परमाणु हथियार भी हैं, जो कि एक देश की ताकत के लिए बहुत अहम रोल प्ले यहाँ पे करती है। तो सुरक्षा की रणनीतियों में भारत की जो रणनीति, उसमें से सबसे पहला घटक जो है, वो आपको क्या समझ में आया कि सैन्य क्षमता को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि भारत पर हमेशा ऐसे आक्रमण वगैरह होते रहते हैं। उसके बाद दूसरा है यहाँ पे जो घटक है, वो ये कहता है कि अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदों और संस्थाओं को मजबूत करना। अर्थात भारत के कुछ अपने सुरक्षा हित है। अगर भारत को उन्हें सुरक्षित करना है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय जो कायदे हैं, जो संस्थाएं हैं, इनके साथ में अपने संबंधों को मजबूत करना होगा। जैसे कि एक टाइम पे जवाहरलाल नेहरू जी ने एशियाई एकता, औपनिवेशीकरण और निशस्त्रीकरण के लिए प्रयास की हिमायत की थी। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था? एशिया के देश आपस में एकत्र हो जाएं, उपनिवेश को हम खत्म करेंगे, निशस्त्रीकरण को हम बढ़ावा देंगे, हम शस्त्रों को कम करेंगे। जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का एक सपना था, उन्होंने ऐसा कहा भी था। इसी संबंध में भारत ने हथियारों के अप्रसार के संबंध में सार्वभौम और बिना भेदभाव वाली नीति चलने की पहल करने की। अर्थात भारत ने हमेशा से
अस्त्र नियंत्रण के ऊपर, अस्त्रों को नियंत्रण के लिए हमेशा एक अच्छे जो कन्वेंशन है उसकी मांग करता रहा है। भारत ने नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग उठाई है और सबसे बड़ी बात ये है कि दो महाशक्तियों के खेमेबाजी से अलग उसने गुटनिरपेक्षता की विश्व शांति का तीसरा विकल्प चुना है। अर्थात भारत ने अपने जो सुरक्षा के हित है उनको बचाते हुए, अपने सुरक्षा के हितों को दूसरे देशों के हाथ में ना देते हुए, उसने तीसरे विकल्प के रूप में गुटनिरपेक्षता को अपनाया, जिसमें वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर रहा है। सबसे आखिरी पॉइंट आ जाता है, भारत उन 160 देशों में से है जिन्होंने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। चैप्टर नंबर 8 में क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर अलग से 6 मार्क्स के बहुत बड़े-बड़े क्वेश्चन आएंगे। उन सभी को आगे हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 में, सॉरी 8 में। क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली वैश्विक ताप वृद्धि में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के प्रभाव को कम करने की बात कहता है, जिसमें ये जो विकसित देश है उनको अधिक जो गैस उत्सर्जन है उनका आरोपित ठहराते हैं और विकासशील देशों को कम कहते हैं। लेकिन यहाँ पे विकासशील देश कहते हैं कि अ, विकास वाले ज्यादा कर रहे, विकास वाले कहते हैं विकासशील देश कर रहे, तो इसमें कुछ एक तरीके से विवाद बना हुआ है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो सुरक्षा की रणनीतियों में भारत को अपने जो सुरक्षा हित हैं, इनको बचाने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कायदे हैं, जो कानून हैं, जो संस्था है, इनको मजबूत करना चाहिए एवं इसने ना तो यूएसए, ना ही तो यूएसएसआर इनके खेमे में शामिल होने की बजाय एक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग की, जैसे कि गुटनिरपेक्षता, इससे विश्व शांति को बढ़ावा मिला था। इस संबंध में इसने क्योटो प्रोटोकॉल पर भी हस्ताक्षर किया। दूसरा घटक आपको समझ में आ गया कि सुरक्षा हितों को किस तरीके से ये रक्षा कर सकते। आखिरी आ जाता है, मतलब अगला पॉइंट आ जाता है यहाँ पे हमारा, जो कि तीसरा घटक है, देश की अंदरूनी सुरक्षा समस्याओं से निपटने की तैयारी। अर्थात भारत ने राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब, कश्मीरी क्षेत्र, ऐसे कई क्षेत्र जो उग्रवादी समूहों ने समय पर इन प्रांतों को भारत से अलग छीनने की कोशिश की है, तो भारत ने अपनी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने में ये कार्य किया। अर्थात तीसरा घटक ये कहता है कि भारत ने अपने अंदरूनी जो सुरक्षा समस्या है, जैसे कि राष्ट्रीय एकता, इसको बनाए रखने के लिए जो लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था का पालन किया है, वो इसके तीसरे घटक के अंतर्गत आता है। वहीं इस नीति का चौथा घटक क्या कहता है? चौथा घटक ये कहता है कि सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाए। अर्थात भारत में अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने के प्रयास किए गए हैं कि बहुसंख्यक नागरिकों को गरीबी और अभाव से निशान मिले और नागरिकों के बीच आर्थिक असमानता ज्यादा हो। अर्थात भारत ने विकास की गति कुछ इस तरीके से बनाई है कि जो एक बहुत बड़ा पिछड़ा वर्ग, जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ, जो है विकसित है, वो इसका फायदा उठा सके और जो ऑलरेडी विकसित लोग हैं उनके बराबर आकर उनकी बराबरी कर सके, जिससे क्या होगा, आर्थिक असमानता नहीं फैले। लोकतंत्र जो है वो सिर्फ राजनीतिक आदर्श नहीं है, यानी कि लोकतंत्र कोई राजनीति के लिए नहीं है, बल्कि लोकतंत्र जनता को ज्यादा से ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराने का भी एक साधन यहाँ पे आता है। ठीक है, तो भारत की सुरक्षा नीति के चार कौन कौन से बड़े घटक हैं, अभी आप समझ गए होंगे। तो सुरक्षा नीति के पहले घटक में भारत का क्या कहना है, ये कहते हैं कि सबसे पहले में क्या करना चाहिए, अपनी जो सैन्य क्षमता है, पहले पॉइंट में, पहला घटक में सैन्य क्षमता को अधिक बढ़ाना चाहिए। दूसरा घटक आ जाता है, इस दूसरे घटक में जितने भी भारत के सामूहिक हित हैं उनकी रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानूनों को सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, दूसरा घटक क्या कहता है, वो तो हमने देख ही लिया। तीसरा घटक क्या कहता है, वो ये कहता है कि अंदरूनी सुरक्षा समस्या जैसे कि राष्ट्रीय एकता, इसको बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का पालन किया जाना चाहिए। और चौथा घटक है वो ये कहता है कि भारत जो है वो अपना उसे सामाजिक और आर्थिक विकास इस तरीके से करना चाहिए जिसका लाभ जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें ज्यादा मिल सके और वो भी बाकी के लोगों के बराबर आ सके और उनकी मदद कर सके। तो भारत की सुरक्षा रणनीति की ये कुछ घटक हैं। तो भारत की सुरक्षा रणनीतियों में आप चाहे तो जितने भी घटक यहाँ पे देख रहे हो दोबारा देख सकते हो। पहला घटक है कि हमें अपनी सैन्य क्षमता मजबूत करनी चाहिए। दूसरा घटक है अपने हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कायदे कानून को मजबूत करना चाहिए। तीसरा घटक यहाँ पे आ जाता है हाँ, अंदरूनी समस्या राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए लोकतंत्र को अपनाना चाहिए, राजनीतिक लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए। और तीसरा घटक देख ही लिया। चौथा
सामाजिक और आर्थिक विकास ऐसा करो कि सभी लोगों को फायदा। तो इस तरीके से आज का हमारा ये जो चैप्टर था, इसको कंप्लीट हमने यहाँ पे समझ लिया है। इसमें सबसे पहले हमने सुरक्षा क्या है, इसके अर्थ को समझा। फिर सुरक्षा की जो अवधारणाएँ हैं, बेसिकली 2 अवधारणाएँ, पारंपरिक अवधारणा और एक अपारंपरिक अवधारणा। पारंपरिक में बाहरी सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करते हैं, आंतरिक सुरक्षा देश के अंदर की, और अपारंपरिक में सैन्य खतरे के अलावा जो अन्य खतरे हैं, उनकी भी बात यहाँ पे करते हैं। तो इस तरह से आज का हमारा ये जो वीडियो है और ये जो चैप्टर है, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एंड आई होप कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइस, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको चैप्टर कैसा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया है या नहीं। अगर अभी भी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। ये हमारी इंस्टाग्राम की आईडी है, जस्ट स्मार्ट नॉलेज। ठीक है, इंपॉर्टेंट पीडीएफ नोट्स आपको डाउनलोड करने हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, सर्च कर सकते हो जेएसके 12th क्लास। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको इस तरीके से समझ में आ गया। चलिए, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।